हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ इंटरिम बजट के बारे में, जो कि कल के दिन यानी कि 1 फरवरी को हर साल हमारे देश में बजट प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इस बार इंटरिम बजट प्रस्तुत किया गया है, केंद्रीय बजट प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज के वीडियो में डिटेल में बताऊँगी। साथ ही मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इंटरिम बजट और केंद्रीय बजट जो होता है उसमें क्या अंतर होता है, इंटरिम बजट कब प्रस्तुत किया जाता है, केंद्रीय बजट कब प्रस्तुत किया जाता है। तो सारी चीज़ें हम लोग काफ़ी डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा बजट में जो ये इंटरिम बजट प्रस्तुत किया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, उसका एक ओवरव्यू भी मैं आप लोगों को डिटेल में दूंगी। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा जो मेंबर भी नए आए हैं मेरे चैनल पर, मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर आप लोगों को बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसमें मैंने हिस्ट्री का ऑलमोस्ट पूरा जो सेक्शन है वो कंप्लीट करवाया हुआ है, जिसमें मैं एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करवा चुकी हूँ और अभी मॉडर्न हिस्ट्री भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो अगर आप लोग मेरे हिस्ट्री के वीडियोस देखना चाहते हैं तो उन सब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विद लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि केंद्रीय बजट और जो अंतरिम बजट होता है या फिर जो यूनियन बजट और इंटरिम बजट है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंटरिम बजट के बारे में, तो इंटरिम बजट जो है वो तब प्रस्तुत किया जाता है जिस साल इलेक्शन होने होते हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें, जो यूनियन बजट होता है वो हर साल प्रस्तुत किया जाता है। उस साल मतलब इलेक्शन नहीं होने होते हैं, तो हर साल वो प्रस्तुत किया जाता है और ये पूरे साल के लिए होता है। जबकि जो इंटरिम बजट होता है वो सिर्फ कुछ महीनों के लिए होता है, इलेक्शन से पहले के जो कुछ महीने होते हैं। जैसे हमारे देश में जो है मोस्टली अप्रैल के टाइम पे इलेक्शन होते हैं, तो उस टाइम तक जो है धन की कमी ना पड़े, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता होगा जो पिछले साल बजट प्रस्तुत किया गया था तो उसके अकॉर्डिंग मतलब 1 साल के लिए रहता है, 1 वित्तीय वर्ष के लिए जो है बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो अभी जो है पैसा सरकार को कम ना पड़े, जो भी गतिविधियां चल रही हैं, तो उसके लिए इलेक्शन के कुछ महीने पहले जो है बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसे हम लोग इंटरिम बजट कहते हैं। जबकि जो यूनियन बजट होता है वो हर साल प्रस्तुत किया जाता है और पूरे साल के लिए होता है, 1 वित्तीय वर्ष के लिए होता है, 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। अब 1 वित्तीय वर्ष आप लोगों को पता ही होगा कि कब से कब तक रहता है। तो 1 वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमें देखने को मिलता है। तो उसके लिए जो प्रस्तुत किया जाता है हर साल, उसे हम लोग केंद्रीय बजट या फिर यूनियन बजट कहते हैं। जबकि जिस साल इलेक्शन होने होते हैं, इंटरिम बजट जो है वो उसी साल प्रस्तुत किया जाता है जिस साल इलेक्शन होने होते हैं, और इलेक्शन के कुछ महीने पहले ही प्रस्तुत किया जाता है। तो ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। बाकी अगर हम लोग बात करें कि इंटरिम बजट जो होता है वो मैंडेटरी नहीं होता है, सरकार चाहे तो प्रस्तुत कर भी सकती है और नहीं चाहे तो मना भी कर सकती है कि वो प्रस्तुत नहीं करना चाहती है। जबकि अगर हम बात करें जो यूनियन बजट होता है ये मैंडेटरी होता है, यानी कि इसको प्रस्तुत करने की संवैधानिक अगर हम लोग बात करें बाध्यता होती है। संविधान में इसके लिए प्रॉपर प्रावधान किए गए हैं और संविधान बाध्य करता है। संविधान में ये लिखा गया है कि हर साल जो है सरकार को अपने 1 वित्तीय वर्ष के लिए जो है बजट प्रस्तुत करना पड़ेगा। जबकि इंटरिम बजट के लिए इस तरीके की कोई भी बाध्यता हमें देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ से आप लोग जो है वो इंटरिम बजट और जो यूनियन बजट होता है उसमें डिफरेंस समझ सकते हैं। तो इंटरिम बजट सिर्फ उसी साल पेश किया जाता है जिस साल इलेक्शन होने होते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो अभी तक जो है बहुत सारे मोस्टली शायद 15 जो है, इस बार का जो था 15वां इंटरिम बजट पेश हुआ था। अभी तक जितनी भी अगर हम लोग बात करें जब से इलेक्शन हुए हैं उन सब के टाइम से देखें तो अभी तक ये जो इंटरिम बजट था वो हमें 15वां इंटरिम बजट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो मोदी सरकार है उसका हमें ये दूसरा इंटरिम बजट देखने को मिला, क्योंकि आप लोगों को पता होगा 2014 से नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद हमें 2019 में फिर से इलेक्शन देखने को मिले थे। तो उस टाइम पे भी 2019 में इलेक्शन होने थे, तो उस वजह से उस टाइम पे भी इंटरिम बजट लाया
गया था। उस टाइम पे जो वित्त मंत्री हुआ करते थे वो अरुण जेटली जी हुआ करते थे, तो उन्होंने इंटरिम बजट प्रस्तुत किया था और मोदी सरकार का ये हमें दूसरा बजट इंटरिम बजट देखने को मिल रहा है, जो कि 2024 में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोग जो हैं अच्छे से याद रख लीजिएगा। बाकी अब हम लोग बजट से रिलेटेड संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें जो यूनियन बजट है उसके बारे में संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि संविधान का जो अनुच्छेद हमें 116 देखने को मिलता है वो इंटरिम बजट से संबंधित है। हालांकि ये डायरेक्टली संबंधित नहीं है, लेकिन 116 में ये कहा गया है कि सरकार जो है वो अपने अस्थायी ज़रूरतों के लिए संचित निधि, जो भारत की संचित निधि देखने को मिलती है, उससे धन निकाल सकती है। तो ये इनडायरेक्टली हमें इंटरिम बजट से संबंधित देखने को मिलता है, बट डायरेक्टली इंटरिम बजट के लिए संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है जैसा कि यूनियन बजट के लिए किया गया है। अब हम लोग यूनियन बजट से रिलेटेड बातें जो हैं संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उससे रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले बजट शब्द आप लोग समझते ही होंगे, इसका क्या मतलब होता है। बजट मतलब होता है जैसे आप लोगों के पास किसी भी तरीके का जो भी पैसा है आप लोगों को उसको कैसे यूज़ करना है, चाहे 1 महीने की प्लानिंग हो या 1 साल की हो या फिर 2 साल की, 5 साल की, आप लोग किस तरीके से अपने पैसे को यूटिलाइज करना चाहते हैं उसका लेखा जोखा जो होता है वो ही बजट होता है। तो इसी तरीके से सरकार के लिए भी हर साल हमें देखने को मिलता है जिसमें सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है और ये एक वित्तीय वर्ष के लिए हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें हमारा जो संविधान है उसमें कहीं भी बजट शब्द का यूज़ नहीं किया गया है, उसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का यूज़ किया गया है अनुच्छेद 112 में, जिसे हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। बजट शब्द का यूज़ नहीं किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का यूज़ किया गया है अनुच्छेद 112 में, और ये केंद्र सरकार के लिए अनुच्छेद 112 में किया गया है। यहीं पे अगर हम लोग राज्य सरकार के बजट के बारे में बात करें तो उससे संबंधित हमें अनुच्छेद 202 देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सब लोगों को मोस्टली 112 के बारे में तो पता ही होता है क्योंकि ये केंद्र सरकार का बजट होता है, लेकिन कई एग्जाम्स में राज्य सरकार के बजट से संबंधित जो अनुच्छेद है उससे भी क्वेश्चन बने हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो है अनुच्छेद 202 के बारे में भी याद रख लीजिएगा। ये राज्य सरकार के एक वित्तीय वर्ष के आय व्यय के लेखा जोखा से संबंधित वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात करता है। तो ये भी आप लोग जो हैं इसके बारे में याद रख लीजिएगा। बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में अगर हम लोग बात करें, जैसे कि अभी हमारा जो बजट है वो 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसके पहले अगर हम लोग बात करें 2017 से पहले जो है ये फरवरी के अंतिम दिन प्रस्तुत किया जाता था। जैसे अगर फरवरी 28 दिन की है तो 28 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता था, और जब 29 की हुआ करती थी तो 29 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता था। तो इससे काफ़ी दिक्कत होती थी। इससे क्या दिक्कत होती थी कि जब बजट जो है पेश करने के बाद उस पर विचार विमर्श होता है, फिर जिस भी तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं सारी जो भी हमारी संसद में होती हैं, उसके बाद जब तक बजट पास होता था तब तक जो है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता था, यानी कि अप्रैल के बाद तक ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो पाता था। तो इससे दिक्कत होती थी। तो इसी वजह से इसको 1 फरवरी किया गया, जिससे कि हमें 1 महीना पूरा एक्स्ट्रा मिल जाता है। और अब हमारा जो जब से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, यानी कि 1 अप्रैल से पहले पहले हमारा जो बजट है, यानी कि संसद में बजट को पास करने की जो प्रक्रिया रहती है वो पूरी संपन्न हो जाती है, और 1 अप्रैल तक जो है सारी चीज़ें कंप्लीट होके हमारा बजट जो है वो पास हो जाता है। तो इस वजह से इस डेट को 2017 से 1 फरवरी कर दिया गया, और तब से हमारा जो बजट है वो 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाने लगा। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिएगा कि 2017 से पहले जो रेलवे के लिए बजट हुआ करता था और जो हमारा यूनियन बजट हुआ करता था, जिसे हम लोग आम बजट कहते हैं, वो दोनों अलग अलग प्रस्तुत किए जाते थे क्योंकि अंग्रेज ऐसा किया करते थे। तो तब से ही ये सिस्टम फॉलो चला आ रहा था, और हमें देखने को मिलता है कि 2017 के बाद से इसको जो है एक ही कर दिया जाता है, जिसे अब हम लोग केंद्रीय बजट कहते हैं। यानी कि अब रेलवे के लिए अलग से बजट प्रस्तुत नहीं किया जाता है, अब दोनों
दोनों बजट जो हैं वो उनको एक साथ मिला के हम लोग यूनियन बजट कहते हैं। तो यहाँ पे ये बात भी आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके अलावा एक और चीज़ आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा, एक वर्त समिति के बारे में, जो कि अगर हम लोग बात करें 1934 की हमें देखने को मिलती है, जिसके द्वारा रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था। यानी कि अंग्रेजों ने जब बजट प्रस्तुत करना स्टार्ट किया था तब भी वो दोनों बजट को साथ में ही प्रस्तुत किया करते थे, लेकिन फिर 1934 में एक वर्त समिति की रिपोर्ट के आधार पे अंग्रेजों ने जो है रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया था और फिर 2017 में हमारी सरकार ने फिर से दोनों बजट को एक साथ मिला दिया और अब हमारा जो है केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है दोनों बजट को साथ में मिला के। तो ये चीज़ें आप लोग इसके बारे में याद रख लीजिएगा। बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे कि अभी तक सबसे ज़्यादा बार बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो मोरारजी देसाई को दिया जाता है, जिन्होंने लगभग 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वो 10 वर्षों तक जो है वित्त मंत्री के पद पर रहे थे और उन्होंने 10 बार जो है बजट प्रस्तुत किया। इसके अलावा अगर हम लोग और बात करें, जैसे कि सबसे लंबा जो बजट का भाषण है वो किसके द्वारा दिया गया, तो अभी तक निर्मला सीतारमण ऐसी पहली वित्त मंत्री रही हैं जिन्होंने सबसे लंबी बजट की जो स्पीच होती है वो दी थी। और उन्होंने कितने घंटे की स्पीच दी थी, 2 घंटे 40 मिनट की स्पीच दी थी और ये इन्होंने 2022 में दी थी। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके अलावा शब्दों के मामले में पूछे कि शब्दों के मामले में सबसे लंबा बजट किसने दिया था, तो वो मनमोहन सिंह जी ने प्रस्तुत किया था। तो ये बात भी आप लोग याद रख लीजिएगा। टाइम के कंपैरिजन में अगर बात करें तो वो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा सबसे लंबा स्पीच दी गई थी, लेकिन शब्दों के बारे में अगर बात करें, वर्ड्स के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो मनमोहन सिंह जी के द्वारा सबसे लंबा बजट प्रस्तुत किया गया था। तो ये बात यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके अलावा जो निर्मला सीतारमण है ये हमें दूसरी वित्त मंत्री देखने को मिलती हैं। अभी तक इंदिरा गांधी जो है वो पहली वित्त मंत्री हुआ करती थी। हालांकि अगर हम लोग बात करें स्वतंत्र वित्त मंत्री, दूसरी मतलब पहली स्वतंत्र महिला वित्त मंत्री कौन रही हैं, तो वो निर्मला सीतारमण ही हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी जी जो हुआ करती थी वो प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री का पद भी संभालती थी। यानी कि वो मुख्य तौर पर तो प्रधानमंत्री हुआ करती थी, लेकिन साथ में जो है वित्त मंत्री का पद भी उनके ही हमें जिम्मे में देखने को मिलता है। लेकिन निर्मला सीतारमण पहली ऐसी स्वतंत्र महिला वित्त मंत्री रही हैं। तो ये बात भी आप लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रख सकते हैं। तो ये बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें आप लोग याद रख लीजिएगा। बाकी अब बजट में जो इस बार प्रस्तुत किया गया है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले बजट में ये बताया जाता है कि सरकार जो है उसके पास पैसा आता कहाँ से है और पैसा जाता कहाँ से है, यानी कि सरकार किन किन चीज़ों से पैसे कमाती है और किन किन चीज़ों पर खर्च करती है, तो उसका भी लेखा जोखा हमें बजट में देखने को मिलता है और ये भी हर साल अलग अलग हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि सरकार के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है वो उधारी से आता है, यानी कि जैसे हम लोग दूसरे देशों से या फिर जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इन सब इंस्टीट्यूशन से जो भी हम लोग उधार लेते हैं उनसे हमें सबसे ज़्यादा पैसा देखने को मिलता है हमारी सरकार को। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सरकार के पास जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो आयकर या फिर जो हम लोग जिसे इनकम टैक्स कहते हैं उससे 19% सरकार को जो है पैसा प्राप्त होता है। इसके बाद GST का हमें स्थान देखने को मिलता है जिससे सरकार को 18% पैसा प्राप्त होता है। उसके बाद फिर निगम कर जिसे हम लोग कॉरपोरेट टैक्स कहते हैं, ये कंपनियां जो है वो सरकार को पे करती हैं, तो वहाँ से भी सरकार को लगभग 17% धन की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद फिर और भी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे नॉन टैक्स रिसिप्ट से 7% देखने को मिलता है। बाकी और भी यहाँ पर दी गई हैं, जैसे यूनियन एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी होती है। तो इन सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जिनसे सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। इसमें सबसे ज़्यादा आप लोग याद रख लीजिएगा कि उधारी जो हम लोग लेते हैं दूसरे देशों से या फिर जो IMF वर्ल्ड बैंक वगैरह से, तो वहाँ से, इसके अलावा टैक्स से, इसमें जो है इनकम टैक्स और जो GST है इनसे हमें सबसे ज़्यादा सरकार जो है पैसा कमाती हुई नज़र आती है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रख लीजिएगा। बाकी अब हम लोग बात करें कि सरकार पैसा खर्च कहाँ कहाँ पे करती है, तो जब सबसे ज़्यादा वो उधारी लेगी तो फिर उधारी पे सरकार को ब्याज भी तो
तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च होता है वो भी वहीं पे होता है। तो 20% जो है सरकार को ब्याज अदायगी में खर्च हो जाता है। उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि जो राज्य का शेयर होता है, अब केंद्र सरकार जो है उसको अलग अलग राज्यों को भी शेयर करना पड़ता है पैसा, तो वहाँ पे भी हमें खर्च होता हुआ नज़र आता है। तो ये भी हमें 20% देखने को मिलता है। इसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें कि जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती हैं, यानी कि अगर हम लोग बात करें जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होती हैं, उन पे हमें देखने को मिलता है कि 16% खर्च होता हुआ नज़र आता है। यानी कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती हैं जिनमें पूरा 100% जो पैसा है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। जबकि इसके बाद हमें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम देखने को मिलती हैं जिनमें 8% सरकार पैसा खर्च करती है। तो ये जो स्कीम होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके पैसा खर्च करती हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ये वाली जो स्कीम होती हैं इसमें पूरा 100% जो पैसा है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और इसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके पैसा खर्च करती हैं। बाकी फिर जो वित्त आयोग होते हैं जिनका हर साल गठन किया जाता है, हर साल नहीं सॉरी 5 साल में गठन किया जाता है, गलती से हर साल बोल दिया, हर 5 साल में गठन किया जाता है। जैसे अभी हमें 16वां वित्त आयोग जो है उसका गठन होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक हमें 15वां वित्त आयोग देखने को मिलता था जिसके जो अध्यक्ष थे वो NK सिंह थे। अब 16वां वित्त आयोग जो है उसका भी गठन सरकार के द्वारा कर दिया गया है। तो इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है वो आप लोग मुझे बताइएगा। तो वित्त आयोग को भी सरकार को पैसा देना पड़ता है, उसमें भी सरकार का 8% पैसा खर्च होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो अलग अलग सरकार सब्सिडी प्रदान करती है, जैसे सब्सिडी का मतलब होता है छूट, जैसे कहीं बिजली पे छूट दे दी या फिर और भी जो MSP वगैरह हैं या और तरीके की जो सब्सिडी है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि खर्च होता है। इसके अलावा डिफेंस यानी कि जो हमारा रक्षा क्षेत्र है उसके लिए भी सरकार को जो है पैसा खर्च करना पड़ता है हमारे देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, तो वहाँ पे भी 8% पैसा खर्च होता है। इसके अलावा जो पेंशन देखने को मिलती है, जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको पेंशन भी देनी पड़ती है, तो वहाँ पे भी जो है सरकार का 4% पैसा खर्च होता है। और फिर अदर एक्सपेंडिचर पे भी हमें कुछ पैसा खर्च होता हुआ नज़र आता है। तो ये वो एरिया है जहाँ पे सरकार का पैसा खर्च होता है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सरकार पैसे कमाती कहाँ से है और फिर कहाँ कहाँ पे खर्च करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड हो जाती है, इनको आप लोग ज़रूर से याद रख लीजिएगा। अब कुछ और चीज़ें अगर हम लोग बात करें, मोस्टली जो इस बार का इंटरिम बजट पेश किया गया है उसमें सरकार ने ऐसी कुछ ज़्यादा चीज़ें पेश नहीं की हैं। सरकार ने जो है अपना ब्यौरा दिया है अभी तक का, जितना भी उनका किस तरीके का प्रदर्शन रहा है, किस तरीके के ये जो अगर हम लोग बात करें जो प्रेजेंट सरकार रही है उसके शासनकाल में क्या क्या चीज़ें जो है वो उनमें सुधार देखने को मिला है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें किस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, उन पे ही ज़्यादा फोकस किया गया है। तो वही सबका ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है, कुछ भी नया ऐसा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जैसे कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि इलेक्शन की वजह से सरकार जो है वो लोक लुभावनवादी चीज़ें बजट में ज़्यादा प्रस्तुत करेगी, बट ऐसा कुछ सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया है। और सरकार ने तो बल्कि इतना कॉन्फिडेंट जताया है कि वो लोग जो है जुलाई में अपना पूरा अच्छा बजट पेश करेंगी जो कि पूरे साल के लिए होगा, क्योंकि जुलाई तक इलेक्शन वगैरह हो जाएंगे और दूसरी सरकार आ जाएगी। तो अभी जो है इंटरिम बजट में ज़्यादा ऐसा कुछ खास चीज़ें पेश नहीं की जाती हैं जैसा कि केंद्रीय बजट में पेश किया जाता है, क्योंकि केंद्रीय बजट पूरे 1 साल के लिए होता है जबकि इंटरिम बजट तो सिर्फ कुछ महीने के लिए है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा ऐसी कुछ खास चीज़ें प्रस्तुत नहीं की जाती हैं। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पेश की गई हैं, जैसे कि 2047 तक हमारे देश को विकसित भारत का बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों की तरफ इंडिकेट किया गया है। तो वो मैं आप लोगों को आगे धीरे धीरे डिस्कस करूँगी इसी वीडियो में। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं जो सरकार ने अपने पिछले सालों का जो ब्यौरा दिया है कि किस तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया है, तो वो यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं, तो इनको मैं थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ। जैसे कि इसमें बताया गया है कि हमारे देश का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, अब ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, अगर हम लोग सबसे पहले इसके बारे में बात करें तो 2 देशों के बीच में जो भी आयात निर्यात होता है उसका लेखा जोखा चालू खाता या फिर जिसे हम लोग करंट अकाउंट कहते हैं उसमें
हमें देखने को मिलता है। और उसके घाटे का क्या मतलब है कि किसी देश से हमने आयात तो बहुत ज़्यादा कर लिया, उसके कंपैरिजन में उतना निर्यात हमने नहीं किया, तो उस वजह से घाटा हमें देखने को मिलता है। तो उसे ही हम लोग चालू खाता घाटा कहते हैं, यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ करता था वो पिछले 10 सालों में उसमें कमी आई है, तो यहाँ पे ये बताया गया है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि जो बेरोजगारी दर है उसमें भी कमी आई है। अब इसके बारे में तो आप लोग ही बताइएगा कि आप लोगों को लगता है कि बेरोजगारी जो है उसमें कमी आई है, बल्कि मुझे तो लगता है अभी भी कितने ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो बेरोजगार देखने को मिल रहे हैं, नौकरी के लिए कितने ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो वो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन सरकार के आंकड़ों के अकॉर्डिंग बेरोजगारी में कमी आई है, तो ये यहाँ पे सरकार ने बताया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें और भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, इसके अलावा डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है उसमें वृद्धि हुई है। तो ये तो हमें नज़र आता है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन पिछले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले कोई इतना डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए अवेयर नहीं हुआ करता था, बट आज के टाइम में मोस्टली लोग जो हैं वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो इसमें वृद्धि हुई है, ये बात हम लोग कह सकते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे कई चीज़ें बताई गई हैं कि जो हमारा जीएसटी का कलेक्शन है उसमें भी वृद्धि हुई है, यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि पहले जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ करता था वो 1 लाख करोड़ भी नहीं हो पाता था, लेकिन अब 1.7 लाख करोड़ तक हो जाता है, यानी कि अब लोग जीएसटी पे करने के लिए ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, तो ये यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है उसमें भी धीरे धीरे कमी आई है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं तो हेडलाइन इन्फ्लेशन वो होता है, जैसे कि हमें यहाँ पे 2 तरीके के इन्फ्लेशन देखने को मिलते हैं। एक हम लोग जिसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं और दूसरा होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब कोर इन्फ्लेशन वो होता है जिसमें जो खाद्य और ईंधन ये पदार्थ होते हैं इनको छोड़ के बाकी जितनी भी तरीके की वस्तुएं हैं उनमें महंगाई को मापा जाता है, जबकि हेडलाइन में खाद्य और ईंधन यानी कि फूड और फ्यूल वाली जो चीज़ें हैं उनको भी ऐड कर लिया जाता है, यानी कि टोटल जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन सब में किस तरीके की महंगाई है उसको मापा जाता है, तो उसे हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। जबकि कोर का मतलब होता है कि जिनमें ज़्यादा बदलाव होते हैं, जैसे कि खाना और अगर हम लोग बात करें जो ईंधन वाली चीज़ें हैं उनकी कीमतों में ज़्यादा बदलाव होते रहते हैं, तो इस वजह से कोर इन्फ्लेशन में उन्हें शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन हेडलाइन में सब कुछ शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है यानी कि जो महंगाई है उसमें भी कमी आई है, बट ये भी आप लोग समझ ही सकते हैं कि महंगाई में कमी आई है या फिर वृद्धि हुई है वो तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन सरकार के आंकड़ों के अकॉर्डिंग महंगाई में कमी आई है। तो यहाँ पे ये सारे आंकड़े भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें, सरकार ने यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड कुछ आंकड़े बताए हैं, जैसे कि 2016 में जो IIT हुआ करती थी वो 16 हुआ करती थी, लेकिन अब 23 तक पहुँच गई हैं। इसी तरीके से जो एम्स हुआ करते थे वो 7 हुआ करते थे, लेकिन अब 22 हो गए हैं, और जो यूनिवर्सिटी हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है। तो ये कुछ आंकड़े यहाँ पे बताए हैं। इसके अलावा अब नई जो चीज़ें हैं वो इसमें किन की तरफ इंडिकेट किया गया है, अगर हम लोग उसके बारे में बात करें तो मोस्टली सरकार ने 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया है। एक तो ग्रामीण भारत या फिर जो किसान है, और जो दूसरा युवा वर्ग है, और तीसरा महिलाएं। तो किसान, युवा और महिला वर्ग जो है इन पे सरकार ने ज़्यादा फोकस किया है। तो यहाँ पे सरकार ने कहा है कि गरीब का कल्याण ही देश का कल्याण है, तो उसके लिए भी यहाँ पे बताया है सरकार ने कि 25 करोड़ जो लोग हुआ करते थे वो मल्टी डायमेंशनल गरीबी जो होती है उससे बाहर निकल आए हैं, और भी तरीके के आंकड़े यहाँ पे बताए गए हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने युवा वर्ग के लिए भी कई सारी चीज़ें की हैं, जैसे कि जो PM श्री स्कीम है उसमें किस तरीके से इनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है उसके बारे में बताया है। और इसके अलावा जो है स्किल इंडिया मिशन और जो मुद्रा योजना है उन सब के बारे में बताया है कि किस तरीके से जो हमारा युवा है उसको एम्पावर किया जा सकता है, तो इस पे फोकस किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग सतत विकास के बारे में बात करें तो इसके बारे में भी कुछ बजट में बताया गया है, जैसे कि 2070 तक हमारे देश ने नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा सरकार ने अभी
सूर्योदय नाम की एक योजना शुरू की थी, जिस योजना के अकॉर्डिंग 1 करोड़ जो हमारे परिवार हैं उनके छतों पे सोलर रूफटॉप जो है वो स्थापित किए जाएंगे, जिससे कि उनका जो बिजली बिल है उसमें कमी लाई जा सके और जो हमारी जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं उनको सोलर एनर्जी से पूरा किया जा सके। तो ये रूफटॉप सोलराइजेशन पर फोकस करने की बात की है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है सरकार ने इसमें बजट में प्रस्तुत की हैं। इसके अलावा और भी कई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें आवास से रिलेटेड, यहाँ पे सरकार ने कहा है कि जो हमारा लक्ष्य था जो 3 करोड़ लोगों को मतलब पीएम आवास योजना है उसके तहत घर प्रदान करने का, उसको बढ़ा के अगले 5 साल में 2 करोड़ और लोगों को, यानी कि 3 करोड़ को अभी हम लोग घर प्रदान कर चुके हैं पीएम आवास योजना के तहत, अगले 5 साल में 2 करोड़ लोगों को और हम लोग जो हैं घर प्रदान करेंगे, ऐसा सरकार ने इसमें कहा है। इसके अलावा सरकार ने यहाँ पे टूरिज्म पे काफ़ी फोकस किया है और उन्होंने कहा है कि हम लोग अपने डोमेस्टिक जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देंगे। इसमें मोस्टली सरकार ने लक्षद्वीप पे फोकस किया है, तो ये यहाँ पे कहा गया है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें बता देना चाहती हूँ। जैसे सरकार ने इसमें महिलाओं के लिए कई सारी चीज़ें कही हैं, जैसे कि लखपति दीदी योजना जो सरकार ने शुरू की थी, तो उसमें सरकार ने कहा है कि अगले कुछ वर्षों में हम लोग जो हैं 3 करोड़ लखपति दीदी जो हैं बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा महिलाओं को एम्पावर करने के लिए और भी कई सारी चीज़ों के ऊपर सरकार ने फोकस किया है। इसके अलावा सरकार ने बजट में ये भी कहा है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 2030 तक जो 60 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। यानी कि अगर हम लोग बात करें, अभी तक हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सरकार ने ऐसा बताया था कि 2022-23 में जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी, और सरकार का ऐसा कहना है कि 2025-26 तक हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी और 2023 तक जो है 2030 तक जो है 60 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो ये भी सरकार ने बजट में कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि 2045-46 तक हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो ये सारी बातें सरकार ने इस बजट में कही हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें विकसित भारत जो हमने 2047 तक का लक्ष्य रखा है उसकी तरफ सरकार ने बढ़ने के लिए कई सारी चीज़ों की ओर इंडिकेट किया है। तो ये सारी बातें जो हैं बजट में बताई गई हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग ये भी देख सकते हैं कि बजट में जो अलग अलग मंत्रालय हैं उनको कितना कितना जो है शेयर करने की बात की है, तो ये भी यहाँ पे दिखाई दिया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कितने पैसे देने हैं, बाकी और भी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, बाकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा देने की बात की जा रही है। तो इनके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा मतलब याद रखने लायक चीज़ें ये हैं नहीं, बट एक आप लोग जो है ओवरव्यू यहाँ पर रख सकते हैं, एक बार नज़र डाल लीजिएगा। बाकी ये फैक्ट है, ये कहीं पे आप लोगों से पूछे नहीं जाएंगे, तो इतना इनके बारे में याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे ये भी बताया है कि कौन सी स्कीम पे कितना ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा। तो यहाँ पे कई सारी जैसे कि अगर हम लोग बात करें जो MG नरेगा स्कीम हुआ करती थी, सरकार ने उसमें जो है पैसा ज़्यादा खर्च करने की बात की है, यानी कि उस पर सरकार ज़्यादा फोकस करने की बात कर रही है। इसके अलावा जो आयुष्मान भारत योजना है उस पर खर्च करने की बात कर रही है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उस पर खर्च करने की बात कर रही है। सोलर पावर ग्रिड है उस पर भी ज़्यादा पैसा खर्च करने की बात कर रही है। तो यहाँ पर सरकार ने ये भी बताया है कि किन किन स्कीम्स पर वो है ज़्यादा पैसा खर्च करेगी आने वाले टाइम में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस बार के बजट में प्रस्तुत की गई थी। तो ये मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया कि किस तरीके का बजट जो है वो इस बार हमें देखने को मिला। इंटरिम बजट जो हमारा हुआ उसमें किन किन चीज़ों की ओर फोकस किया गया, तो इसमें मोस्टली जो सरकार ने इंडिकेट किया है वो डेवलप्ड इंडिया जो हमारा 2047 तक का लक्ष्य है उसकी तरफ किन किन चीज़ों से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं उसकी तरफ इंडिकेट किया है। इसमें 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया है, एक तो किसान या फिर जो गरीब लोग हैं, इसके अलावा जो हमारे युवा वर्ग हैं, और तीसरा महिलाओं के ऊपर। तो इनके ऊपर सरकार ने ज़्यादा फोकस किया है। तो उन्हीं से रिलेटेड हमें बहुत सारी स्कीम्स देखने को मिल रही हैं। तो ये आज का हमारा छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने बजट से रिलेटेड कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बता दी। इंटरिम बजट और जो यूनियन बजट में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया।
बाकी बजट से रिलेटेड जो भी संवैधानिक प्रावधान हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी डाउट हो तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।